अंतरिक्ष तकनीक में वैश्विक अंतरिक्ष बाजार ग्लोबल स्पेस मार्केट यानी वर्तमान में दुनिया के सभी देशों ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य किए हैं। इसलिए अंतरिक्ष भी वैश्विक स्तर पर एक मार्केट या बाजार बन गया है। इसका अर्थ क्या है? वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का अर्थ है एक ऐसा स्थान जिसमें वह देश जिसने अंतरिक्ष तकनीक और सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, वह अपनी उन उपलब्धियों को आर्थिक मूल्य के बदले जरूरतमंद राष्ट्रों को भारी मौद्रिक मूल्य के बदले में प्रदान करता है। इस प्रकार यह बाजार पूरी तरह से मौद्रिक मूल्य पर आधारित है और वर्तमान में इसका आकार साइज अरबों डॉलर रुपए का है। इसलिए हर कोई देश जो अंतरिक्ष तकनीक सेवा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, वह इस बाजार में जाकर के अपनी उपलब्धियों को, सेवाओं को उन राष्ट्रों को बेच करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है। भारत भी इस वैश्विक अंतरिक्ष बाजार हेतु बहुत तीव्र गति से प्रयासरत है। भारत के लिए वैश्विक अंतरिक्ष बाजार को एक अपॉर्चुनिटी अवसर माना जाता है, क्योंकि भारत के पास PSLV रॉकेट है। यह रॉकेट भारत के लिए विशेषज्ञता वाला माना जाता है, क्योंकि इस रॉकेट के माध्यम से भारत दो प्रकार के कार्य कर सकता है। पहला, इस रॉकेट के द्वारा भारत सुदूर संवेदी उपग्रहों को जहां 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर सकता है, वहीं कम वजन के या 1 टन या उससे कम वजन के संचार उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा में भी स्थापित कर सकता है। तथा दूसरा, इसी रॉकेट के माध्यम से भारत ने दुनिया के अन्य राष्ट्रों के 45 से अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित किया है और इसके द्वारा भारत को विभिन्न प्रकार की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार भारत PSLV रॉकेट के आधार पर वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में और अधिक अपनी पहुंच बना सकता है। उपग्रह डिजाइन यानी भारत सुदूर संवेदी उपग्रह और संचार उपग्रह दोनों ही प्रकार के उपग्रहों को डिजाइन, निर्माण और परिचालन में पूरी सक्षमता रखता है। अतः अन्य राष्ट्रों के लिए इस बाजार में जाकर के सस्ती दर पर और अच्छी गुणवत्ता के उपग्रह डिजाइन, निर्माण करके बेच सकता है और उससे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन यानी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की स्थापना 1999 में की गई है। यह इसरो के अंतर्गत उसकी एक कॉमर्शियल यूनिट या वाणिज्यिक इकाई है। यानी इसरो जो भी कार्य करता है और इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी भारत को उपलब्धि प्राप्त होती है, उस उपलब्धि को भारत मौद्रिक मूल्य के बदले दुनिया के विभिन्न देशों को बेचता है और यह कार्य एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इस बाजार में जाकर के भारत की अंतरिक्ष तकनीक और सेवाओं की गुणवत्ता का प्रचार प्रसार करती है और विभिन्न देशों को इस बात के लिए इंस्पायर करती है कि वो भारत की तकनीक से अपने लिए उपग्रह डिजाइन करवा सकते हैं और भारत के PSLV रॉकेट के माध्यम से अपने लिए कम वजन के सुदूर संवेदी उपग्रह और संचार उपग्रहों को अपनी अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करा सकते हैं। इस प्रकार भारत के पास ये इस अंतरिक्ष बाजार को बुनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी साधन है। इसलिए भारत इस अंतरिक्ष बाजार में बहुत तीव्र गति से प्रवेश कर रहा है और मुद्रा प्राप्ति के लिए, विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए भारत के लिए एक बेहतर स्रोत के रूप में से माना जाता है। किंतु इस वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। काफी सारी चैलेंजेस या समस्याएं भारत के सामने बनी हुई हैं। जैसे यानी भारत अभी छोटे संचार उपग्रहों के निर्माण में दक्षता हासिल करता है, किंतु अन्य देश यानी सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देश अब कम वजन के उपग्रह के निर्माण में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत के लिए ये एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बना है। इसी प्रकार भविष्य में अधिक वजन के यानी 4 टन से अधिक भारी संचार उपग्रहों की आवश्यकता होगी, किंतु भारत अभी तक 4 टन से भारी संचार उपग्रहों के निर्माण में क्षमता हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। इसी प्रकार भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन एक क्षेत्र के रूप में विकसित होने वाला है, किंतु अंतरिक्ष पर्यटन के लिए हमें बहुउपयोगी रॉकेट चाहिए। ऐसा रॉकेट जो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को पूरा कर सके, किंतु भारत के पास इस प्रकार का रॉकेट भी नहीं है। इस प्रकार भारत के समक्ष कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां हैं जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत के मुनाफे को, भारत के लाभ को कम करती हैं। भारत ने भविष्य के लिए अंतरिक्ष मिशन निर्धारित किए हैं, जिन्हें भारत के भावी अंतरिक्ष मिशन कहा जाता है। व्योमनाइट्स यानी भारत 2017 के अंत में या 2018 के आरंभ में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। यानी भारत ने अभी तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अपने रॉकेट अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। यह वैश्विक अंतरिक्ष स्तर पर भारत की कमजोरी मानी जाती है। हाइपरप्लेन अवतार यानी भारत ऐसा रॉकेट या अंतरिक्ष यान बना रहा है जो कई बार या विभिन्न उपयोगों के लिए अंतरिक्ष में उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक ही रॉकेट से आप
उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकते हैं, उसी रॉकेट के माध्यम से आप अंतरिक्ष पर्यटन का काम कर सकते हैं और एक ही रॉकेट के माध्यम से आप अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य भी कर सकते हैं। यानी यह ऐसा भविष्य का भारत का रॉकेट या अंतरिक्ष यान होगा जो बहुउपयोगी होगा और एक से अधिक बार इसका उपयोग किया जा सकता है। मिशन आदित्य, यानी भारत ने आगे जाकर के मिशन आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्य को, यानी सूर्य के अध्ययन के लिए भी एक मिशन स्थापित किया है और भारत सूर्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े स्वयं प्राप्त करना चाहता है और फिर आंकड़ों को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में रख करके उनके बदले में भारी मौद्रिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वैश्विक नौवहन प्रणाली, यानी इसका अर्थ है कि विश्व के विभिन्न देशों में स्थान और वस्तु की सही जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी, यानी किसी भी स्थान या वस्तु की अक्षांश, देशांतरीय और ऊंचाई नीचाई के हिसाब से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए GNSS का विकास किया गया है। तो वैश्विक नौवहन प्रणाली क्या है? यह पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की सटीक त्रिआयामी या वास्तविक जानकारी प्रदान करने से संबंधित एक नवीन अंतरिक्ष तकनीक है। इसके उद्देश्य क्या है? GNSS के दो उद्देश्य हैं। एक है सिटीजन यूज, नागरिक उपयोग, या जिसे SPSP कहा जाता है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम। इसका अर्थ यह है कि इस प्रणाली के माध्यम से हम नागरिकों के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। जैसे कोई भी नागरिक समुद्री क्षेत्र में फंस गया है या पानी का जहाज समुद्री क्षेत्र में आपात स्थिति में है, इसी प्रकार से रेलवे प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए, हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, आपदा संबंधी कार्यों को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाने के लिए हम GNSS से उपयोगी आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं नागरिक उपयोग। दूसरा इसका उद्देश्य है सामरिक उपयोग, स्ट्रेटेजिक यूज, यानी सामरिक उपयोग का अर्थ हो गया कि जब कोई राष्ट्र इस प्रकार की उपग्रह प्रणाली के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी करेगा, अन्य देशों की जासूसी कर सकता है और उन देशों की आंतरिक गतिविधियों को जान करके उन देशों के खिलाफ जब उनके सामरिक उपयोग संबंधी कार्य करेगा, तब इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी इस प्रणाली के माध्यम से यह कार्य भी किया जा सकता है। इसे PPSP कहा जाता है, प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम्स। किंतु यह विशेषता केवल अमेरिका के GPS प्रणाली में ही है। रूस, यूरोपीय यूनियन, भारत के GPS प्रणाली में यह विशेषता नहीं है। GNSS को विश्व के विभिन्न देशों के मध्य विभिन्न नामों से जाना जाता है। GNSS अमेरिका में GPS कहलाता है, जिसमें टोटल 24 उपग्रह पूरी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं और इसकी विशेषता यह है कि यह एक साथ नागरिक उपयोग और सामरिक उपयोग दोनों के लिए सहायक मानी जाती है। यानी अमेरिका अपने GPS प्रणाली के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश की सटीक जानकारी और उन देशों की सभी गतिविधियों की पूरी जानकारी खुद को प्राप्त कर सकता है। गैलीलियो यह यूरोपीय यूनियन की उपग्रह प्रणाली है, इसमें 30 उपग्रह होंगे, केवल नागरिक उपयोग किया जा सकता है। ग्लोनास यह रूस की उपग्रह प्रणाली है, इसमें 24 उपग्रह प्रयोग किए जाएंगे, यह भी केवल नागरिक उपयोग हेतु आवश्यक है। इरनास या गगन यह भारत की नौवहन प्रणाली है, जिसे इरनास या गगन नाम दिया है। इरनास का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। गगन GPS एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम्स। तो भारत ने इरनास प्रणाली के तहत केवल गगन क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया है और इसके अंतर्गत 2013 से 2016 तक कुल 7 उपग्रह स्थापित किए और यह प्रणाली भारत की पूरी तरह से कार्यशील हो गई है और 2016 में सभी 7 उपग्रह इसमें स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन यह केवल और केवल हवाई सेवाओं के लिए अभी कार्य करेगी, इसलिए गगन प्रणाली का महत्व केवल जो हवाई सेवा है, जो एयर सर्विसेज हैं, उनको सुरक्षित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी अगर हमारा हवाई जहाज या फाइटर प्लेन वायुमंडल में उड़ रहा है, तब उसकी सटीक जानकारी के लिए या फिर बंदरगाह पर या फिर एयरपोर्ट पर उसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए इससे आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। जब GPS से भारत के इरनास या गगन की तुलना की जाती है, तब भारत की स्थिति काफी कमजोर नजर आती है। GPS के माध्यम से किसी भी स्थिति या किसी भी वस्तु की जब पोजीशन दिखाई देगी तो वो बहुत सटीक होती है तथा उसका रिजोल्यूशन पावर है वो 1 मीटर से भी कम होता है। किंतु भारत के
गगन के माध्यम से जो रेजोल्यूशन पावर है वो 1 मीटर से बहुत ज्यादा होता है। यानी भारत का नौवहन प्रणाली बहुत सूक्ष्म वस्तुओं की सटीक जानकारी चित्र प्रदान नहीं कर सकता। ये अमेरिका के जीपीएस की विशेषता है। और दूसरा, अमेरिका का जीपीएस नागरिक उपयोग के साथ साथ सामरिक उपयोग के लिए भी आंकड़े उपलब्ध करा सकता है, लेकिन भारत का जीपीएस में ये सुविधा नहीं है। और भारत का इरनास या जीपीएस केवल लोकल है, वो स्थानीय उपयोग के लिए बनाया गया, भारत के उपयोग के लिए है। उससे विश्व के किसी अन्य राष्ट्र के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जबकि अमेरिका का जो जीपीएस है उसका नेचर ग्लोबल है, वो संसार के सभी देशों के बारे में आंकड़े प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भारत ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यद्यपि जब हम उसे वैश्विक स्तर पर तुलना करते हैं तब भारत को अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता महसूस होती है।